नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बचपन यह पाठ जिनकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं और पेज नंबर 7 तक हमने पढ़ा हुआ है। और इस पाठ में हमने देखा, अभी तक के पाठ्यांश में हमने देखा कि कृष्णा सोबती जी की जो आदतें हैं, उनकी जो मन पसंदीदा चीज़ें हैं, वे उनके उम्र के साथ साथ बदलती रहेंगी और उन्हीं चीज़ों का जिक्र यहाँ इस पाठ में हुआ है जो कि इन्हें बहुत ही पसंद थी, उनके दिल के करीब थी। ऐसी घटनाओं को उन्होंने याद किया। तो चलिए पढ़ते हैं आगे का पाठ। आप भी अपने सामने किताब रखिए ताकि अगर मैं कुछ शब्द का अर्थ बताऊं तो आप यहाँ किताब में लिख सकें। देखिए, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे ननिहाल के घोड़े, खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर करते। यहाँ कृष्णा सोबती जो हैं, ये जब छोटी थी तब उन्होंने घोड़ों को कमतर समझा। कमतर यानी क्या? कमी। शायद घोड़ों में कमी थी, इसीलिए वे घोड़े जैसे ही दौड़ते थे उन्हें देखकर सिर्फ वही नहीं, लेखिका के साथ साथ उनके सारे दोस्त भी शायद घोड़ों को देखकर बहुत ही हंसते थे और बहुत उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। लेकिन अभी उनको याद आ रहा है कि उन्होंने देखे हुए सभी घोड़े बहुत ही स्वस्थ थे। स्वस्थ मतलब बहुत ही हष्ट-पुष्ट थे। कितने भी वजन वाला आदमी अगर उस पर बैठे तो वो आसानी से उस पर बैठकर सवारी कर सकता था, यात्रा कर सकता था। तो अभी ये भूल उनकी अभी में याद आ रही है और उन्होंने उस वक्त जो घोड़ों की कमी को देखा था, अभी उन्हें उनके दिल को खल रही है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखों का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। यहाँ शिमला में रिज के सामने की ओर पुराना चर्च है और उस चर्च में आए दिन प्रार्थना होती रहती है। तो चर्च की घंटियां जैसे ही बजती वैसे ही वह मधुर संगीत घंटियों का वातावरण में फैल जाता और वह मधुर संगीत इस लेखिका को बहुत ही अभी याद आ रहा है। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर के रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट भी भीड़ से उभरता कोलाहल। इन्होंने शिमला के रिज के आसपास का वहाँ का जो वातावरण है उसका यहाँ पर वर्णन किया है। तो वहाँ पर क्या क्या है? वहाँ पर एक प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है स्कैंडल पॉइंट। यह नाम उसको क्यों पड़ा? क्योंकि उसके पीछे भी एक कहानी है। ठीक है, तो उस पॉइंट को देखने के लिए, वहाँ से दिखने वाला सुंदर नजारा देखने के लिए, प्रकृति का मनोहर दृश्य अपनी आंखों में समाने के लिए वहां पर आए दिन लोगों की भीड़ रहती थी। जबकि रिज के दोनों तरफ बहुत ही दुकानें थी, तो सामान की खरीदारी करने के लिए भी लोग शाम की ओर टहलते हुए वहां पर घूमते रहते थे, जिसकी वजह से रिज के उस रास्ते पर बहुत ही भीड़ बढ़ जाती थी। लेकिन वहां आसमान में हो रहे सूर्यास्त के कारण पूरे वातावरण का दृश्य बदलता था और इसका वर्णन यहाँ इस लेखिका ने किया हुआ है। सर्वर यानी हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमें कह रही है लेखिका। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगे। जैसे कि अगर हमें किसी चीज की प्रकृति बनानी है, प्रतिकृति बनानी है, तो हम क्या करते हैं? छोटे छोटे सामानों से, पत्थरों से उसकी प्रतिकृति बनाते हैं। मतलब अभी देखिए, शिवाजी महाराज का हमने राज्याभिषेक मनाया, उसके पहले उनकी जयंती भी मनाई। तो आप लोग क्या करते हैं? जब आपको छुट्टियां होती है तब अगर आपको शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाना है तो आप क्या करते हो? पत्थर लेते हो, मिट्टी लेते हो, यहाँ तक कि बोरियां लेते हो, अलग अलग प्रकार के छोटे मोटे पौधे लेते हो और अपने घरों के सामने जो आंगन है वहां पर किले की यानी गढ़ की प्रतिकृति बनाने का काम करते हो, वो भी खुशी से। तो वैसे ही प्रतिकृति मतलब क्या? सच में असलियत में जो चीज है उसकी छोटी सी सामने वस्तु बनाना, उसी की तरह दिखने
लेकिन वह नकली होती है, दिखने में अच्छी रहती है लेकिन उसका आकार छोटा होता है, तो उसको प्रतिकृति कहते हैं। तो शिमला में भी ऐसी एक शोरूम थी, एक दुकान थी जहां पर शिमला कालका, यह जो शिमला कालका है यह ट्रेन का नाम है जो कि शिमला से कालका तक जाती थी यात्रियों को लेकर। वैसे तो इस ट्रेन का वर्णन आगे के परिच्छेद में दिया हुआ है। यह जो ट्रेन है यह पहली ट्रेन है जो कि शिमला से कालका चलती थी, लेकिन उसकी खासियत थी कि वह बहुत ही तेज चलती थी। अब यह तेज चलती थी मतलब आप लोगों को पता है ना, आप लोगों को एक नाम अच्छी तरह से आपके दिमाग में होगा, बुलेट ट्रेन। यानी क्या, वह गोली की तरह होती है लेकिन चलती भी बंदूक की गोली की तरह, इसीलिए उसको बुलेट ट्रेन कहते हैं। उसकी रफ्तार जो होती है वो बहुत ही तेज होती है, तो इसीलिए उसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। तो जब यह लेखिका छोटी थी तो शिमला में भी सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी शिमला कालका ही थी, इसीलिए उसका मॉडल उस दुकान में बना हुआ था और उस दुकान को देखने के लिए, उस मॉडल को देखने के लिए वहां पर बहुत भीड़ जमती थी। और उसकी सुंदरता कब निखरती, जब शाम के वक्त वहां पर दिए जलते तब सुरंगों में से प्रकाश आता। सुरंग मतलब क्या, जहाँ पर रास्ते जाते हैं, पहाड़ों के बीच में से भी रास्ता खोदा जाता है और चारों तरफ अंधेरा होता है, लेकिन वहां पर दिए के सरिते से हमें प्रकाश भी मिलता है, तो उसको सुरंग कहते हैं। तो ऐसे सुरंगों की भी छोटी छोटी प्रतिकृति वहां पर बनाई थी। स्टेशन था, अभी उसमें इतने बदलाव आए हैं। यह जो शिमला कालका ट्रेन है जो कि सुरंगों से जाती है, उसकी छत जो है ना, उसकी छत अभी उन्होंने कांच की बनाई हुई है, जैसे हमारी गाड़ी की होती है। तो क्या होता है, जब यात्री उसमें बैठे, उन दिनों नहीं थी, अब जबकि ये बात लेखिका बता रही है, उन दिनों इस ट्रेन की छत जो थी वह कांच की नहीं थी, लेकिन अभी कांच की बनाई हुई है, ताकि जब यात्री शिमला से कालका तक का सफर तय करे तब वह प्रकृति का मनोहर दृश्य अपनी आंखों से देखे। तो इसीलिए उसे वह पूरा आसमान भी दिखाई दे, इसलिए वह क्या करते हैं, लोग उसका भी मजा भी उठाते हैं। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। यह जो बात हो रही है यह कृष्णा सोबती जी के पसंद की चीजों की बात हो रही है, लेकिन सिर्फ तेज रफ्तार वाली गाड़ी ही नहीं, उन दिनों दिल्ली से विमान भी उड़ते थे, तो बच्चों को ऐसा पंछी देखना बहुत अच्छा लगता था जो कि आसमान में उड़ा तो जा रहा है लेकिन उसके पंख बिल्कुल नहीं उड़ रहे हैं, यानी हिल नहीं रहे हैं। वैसे पंछी जब उड़ते हैं तो उनके पंखों के सहारे उड़ते हैं, तो बच्चों को यह आसमान में उड़ने वाला यह निर्जीव जो पंछी है वो बहुत पसंद आता था। उसकी आवाज देखने के लिए, उसको देखने के लिए जैसे ही विमान की आवाज आए बच्चे अपने घर से दौड़े दौड़े बाहर निकल कर आते थे, और जब तक आते तब तक विमान पूर्ण करके उड़ जाता, क्योंकि उसकी स्पीड यानी क्या, उसकी गति, उसकी रफ्तार वो बहुत ही तेज थी। तो इसीलिए बच्चे वह आंखों से ही देखकर बहुत उसका मजा उड़ाते थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। जब उन्हें चश्मा लगा था तब जब वो डॉक्टर के पास गई थी तो वह डॉक्टर अंग्रेज थे और उन अंग्रेज डॉक्टर ने उन्हें चश्मा दिया था। तो अपने इस चेहरे पर, खाली काले चेहरे पर जब हम पहली बार कोई चीज लगाते हैं तब हमें भी क्या लगता है, वो बोझ महसूस होता है। तो इसीलिए कृष्णा जी ने जब पहली बार अपनी आंखों पर चश्मा लगाया तो उन्हें भी बहुत ऐसी तकलीफ हुई थी। उन्हें अटपटा सा लगा उनका चेहरा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में है ना, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दुहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। मतलब क्या, डॉक्टर ने उन्हें कहा था अगर लगातार इस चश्मे को पहनती रहोगी तो शायद आपका जो नंबर है वो चला जाएगा और आपको आगे से ऐनक नहीं
लगाती रहूंगी तो मेरा चश्मा निकल जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम कम ही होता रहा। अभी जो आगे बात उन्होंने बताई है वो महत्वपूर्ण नहीं, क्यों बताती हूँ पढ़ने के बाद। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। यहाँ पर महत्वपूर्ण कारण बताया है। जब भी आपको कोई बीमारी होती है या फिर आपका डॉक्टर, आपके वैद्य अगर आपको कुछ बात बता रहे हैं, कुछ नुस्खा बता रहे हैं, तो आपको क्या करना होता है, ध्यान से उनकी बात सुनकर उन उपायों की ओर अमल करना होता है, यानी वो कार्य आपको पूरे मन से करना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, 2-3 दिन तक हम बहुत ही ईमानदारी से सारे नियमों का पालन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं हम सारी बातों को भूलकर अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और महत्वपूर्ण बातों को भूल जाया करते हैं। तो अगर हमें अपनी सेहत अच्छी रखनी है और अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको आपका शरीर स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर ने बताई हुई हर बात को ध्यान में रखकर उन बातों पर अमल करना चाहिए, जो कि लेखिका ने नहीं किया। तो लेखिका एक तरह से आपको खबरदार कर रही है। क्या कह रही है वो, कि डॉक्टर ने कहा था आप इसको लगातार लगाते रहो, लेकिन डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा था कि रात में काम करो, वो भी टेबल लैंप के सामने, क्योंकि क्या होता है, सूरज की जो प्राकृतिक रोशनी हमारी आंखों को मिलती है उससे हमें क्या मिलता है, जीवन सत्व मिलता है। लेकिन अगर आप लाइट के सामने बैठे हुए हो तो वह लाइट, वह प्रकाश आपकी आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। और लेखिका के साथ ऐसा ही हुआ। लेखिका रात भर अपने काम में व्यस्त होती थी, टेबल लैंप का इस्तेमाल किया उन्होंने, इससे जाकर उनका चश्मा अंत तक उनकी आंखों से नहीं उतरा। लेकिन जब इनको पहली बार वो चश्मा लगा तो उनके भाई ने उनको चिढ़ाया था, जैसे हम अपने नए दोस्तों को चिढ़ाते हैं, पुराने दोस्तों को चिढ़ाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हमारे झगड़े होते रहते हैं चिढ़ाकर। तो लेखिका के भाई को क्या कहते थे, देखिए, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लगूर की। यानी क्या, जब लड़की ने पहली बार यह चश्मा लगाया लेखिका ने, तो इनके भाई ने उन्हें कहा कि देखो हमें बता ये चश्मा लगा मतलब बहुत ही समझदार लड़की है, बहुत पढ़ाई करती है, लेकिन इसको क्या पता है, इसका चेहरा जो है वो तो एक बंदर की तरह लग रहा है। लंगूर यानी क्या, लंगूर यानी बंदर की तरह लग रहा है। पहले तो मैं खीजी मतलब मन में कुढ़ना, खींचना मतलब क्या, मन में कुढ़ना, उनको बुरा लगा कि मेरा भाई होते हुए ऐसे कैसे चिढ़ा सकता है मुझे। लेकिन पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जो उनके भाई ने छोटी सी कविता की 2 पंक्तियों वाली जिसे शेर कहा है, वह बाद में इस बात का उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर कमी, फिर उतारी, देखती रही। बार बार उन्होंने अपने चेहरे को आईने में देखा, कभी चश्मा पहनकर, कभी चश्मा उतारकर। जब भी वो ऐनक पहनती उनको अपने भाई की याद आती, उनके भाई के कहे हुए शेर की याद आती, और जैसे उसे उतारती फिर उन्हें दिखाई नहीं देता, थोड़ी सी कम रोशनी दिखाई देती, जिसके कारण उन्हें वो वापस पहनना पड़ता। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ, नहीं, यह अपने आप ही मन में वे बातें कर रही हैं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब था, अच्छा भी और मजाकिया भी। यह टोपा क्या है, हिमाचली टोपियां जो कि बहुत प्रसिद्ध होती हैं। आपको टोपी पता है ना, हाँ, तो इसका आकार कैसा होता है, ये देखिए, हिमाचली टोपियां ज्यादातर इसी आकार की होती है, ठीक है। और यहाँ पर ना डिजाइन बने होते हैं जो कि नक्काशीदार भी होते हैं और अलग अलग तरह के होते हैं, इसको टोपा कहते हैं। यह हिमाचल प्रदेश में स्त्रियां भी टोपा पहनती हैं और पुरुष भी टोपा पहनते हैं। यह बहुत ही गर्मदायक कपड़ा है जो कि अपने सिर को गर्म रखता है, यानी बर्फ से बचा कर रखता है।
तो उनके भाई का टोपा उन्होंने अपने सिर पर पहना और उन्हें अपना चेहरा खुद ब खुद मजाकिया लगा। वे खुद अपने आप को देखकर हंसने लगी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। मतलब क्या, अभी पहले मुझे अटपटा लगा था चश्मा, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी मेरे साथ वह एक हो गया। मेरे चेहरे के साथ मेरे चेहरे का एक वह हिस्सा हो गया है जिसे भी मैं छोड़ ही नहीं सकती। हाँ, इन दिनों जब भी कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। मतलब क्या, अभी मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने चश्मा उतार दिया तो शायद मैंने अपनी आंखों को ही नीचे उतार कर रख दिया है। इसीलिए मुझे इस चश्मे की इतनी आदत हो गई है कि इसके सिवा मुझे कुछ नहीं सूझता। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। क्योंकि जब भी हम औरतें सिर पर वह दुपट्टा ओढ़ते हैं तो बार बार उसको संभालना पड़ता है। तो यहाँ लेखिका का वही कहना है, जब भी मैं दुपट्टों को ऐसे पकड़ती हूँ तो हमेशा मेरे हाथ भी व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन अगर मैंने उसी जगह पर टोपी पहन ली तो मेरा काम भी आसान हो जाता है और मेरा सिर भी वहाँ बर्फ से यानी ठंड से बच जाता है और मेरे शरीर को गर्मी भी मिलती है। तो यह सहज और सुभीते वाली टोपी मतलब जो कि आसानी से बिना किसी परेशानी के हम अपने सिर पर रख सकते हैं, ऐसी चीज। ठीक है, तो ऐसी हिमाचली टोपियां हमें बहुत ही पसंद है। तो जैसे हमने इस पाठ में देखा है, बहुत सारी वस्तुएं इन्हें बचपन में पसंद थी। तो उन्होंने कपड़ों की बात की है, दवाइयों की बात की है, अपने किए हुए कामों की बात इस पाठ में की है। उसी के साथ साथ उन्होंने थोड़े से फल भी बताए थे। आपको याद है कल हमने देखे थे, हाँ, काफल, चेस्टनट तथा मूंग, चने, ये सारी बातें उनको खाने में पसंद थी। वैसे ही चॉकलेट, टॉफी और वैसे ही उन्हें क्या पसंद था, पेस्ट्री, सही है, खसखस का शरबत, फारसे का शरबत, ऐसी बहुत सारी खाने की वस्तुओं के साथ साथ वो ये भी बताना नहीं भूली कि उनके शिमला की जो खासियत है, कौन कौन सी खासियत, गिरजा मैदान, शिमला रिज, चर्च की घंटियां, वहां से दिखने वाला जाकू का पहाड़ और आगे जाकर वो बता रही थी कि वह शिमला काल का कीर्तन। ऐसी बहुत सारी बातों को उन्होंने अब तक याद में रखा और उन्हें जब जब याद आती है अपने ननिहाल की, ननिहाल मतलब कौन सा गाँव, हाँ, ननिहाल मतलब जहाँ पर हमारे माता पिता के माता पिता रहते हैं, यानी आपकी माँ के जो माता पिता का गांव है वही आपका ननिहाल है। समझ में आया, जहाँ पर आपके नाना नानी, मामा मामी और उनके बच्चे रहते हैं, उस गांव को ननिहाल कहते हैं। ठीक है, उन गाँव के नाम अलग अलग है, लेकिन जैसे हमारा मायका होता है वैसे आपका वह ननिहाल। तो इस शब्द को ध्यान में रखिएगा। तो अभी आप लोगों को ले चलती हूँ इस पाठ के स्वाध्याय की ओर। कल मैंने आप लोगों को 4 प्रश्न दिए थे, ठीक है, और जो छूट गया था वह तीसरा प्रश्न था। कौन सा, संस्मरण से, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा और चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। ये सिर्फ एक ही सवाल बचा था जो मैंने आपको कल नहीं दिया था लिखने के लिए, तो आप लोगों को सिर्फ इसी सवाल का उत्तर लिखना है और फिर मुझे आप लोगों को भेज देना है। तो आपका पाठ आज यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं कल नए शब्दों की तरफ, नए पाठ के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।